गांव वालों की परेशानी को दूर करने के लिए हैंडलूम बनाना चाहते थे ताकि उन्हें कपड़ा बुनने में आसानी हो सके, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी बनाई कंपनी ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक जापानी ब्रांड सुजुकी इसकी ज़रूरतों को इतना बेहतर तरीके से कैसे समझ पाती है? अगर इसे जानना है तो एक गरीब किसान के बेटे और सुजुकीज के स्ट्रगलिंग लाइफ को जानना बेहद जरूरी है, जिसने आज से लगभग 115 साल पहले सुजुकीज ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1979 में उसने दुनिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल भी बना लिया था। आज की वीडियो में हम तक की पूरी स्टोरी और इंडिया में इतना पॉपुलर होने के रीजंस को डिटेल में जानेंगे। सुजुकीज का जन्म हुआ फार्मिंग से, जो थोड़ा बहुत इनकम होता था उसी से घर का खर्च चल जाता था, और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में परवरिश का फायदा यह हुआ कि वह बचपन से ही मेहनत करना सीख गए और पैसे की वैल्यू को अच्छी तरह समझने लगे। उनकी टूल्स और मशीन में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए साल 1901 में जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी तो उनके पिता को लगा कि मिजियो को फार्मिंग के अलावा कुछ और भी हुनर सिखाया जाए ताकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सही हो सके, और यही सोचकर उन्होंने कोटारू इमामुरा नाम के एक स्किल्ड कारपेंटर के साथ उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए लगा दिया। लेकिन जब साल 1904 में रूसो जापानीज वॉर शुरू हुआ तो जापान की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ा कि स्किल्ड मैनपावर की डिमांड ही खत्म हो गई। मजबूर होकर मिच और उनके गुरु इमामुरा को एक फैक्ट्री में लूम की मरम्मत का काम करना पड़ा। हालांकि इमामुरा को यह काम उनकी काबिलियत के हिसाब से काफी छोटा लगता था, लेकिन मिजियो को इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और वो लूम की पूरी टेक्नोलॉजी को समझने लगे। और वजह जानते हैं दोस्तों क्या थी? वजह थी उनकी मां मित्सु सुजुकी। दरअसल उस वक्त जापानी लोग अपने कपड़े खुद बुनकर पहनते थे और उनकी मां का ज्यादातर वक्त और मेहनत कपड़े की बुनाई में ही जाता था। वह हमेशा सोचते थे कि मां को एक इम्पोर्टेड हैंडलूम लाकर दूंगा, लेकिन उनकी हैसियत ही उतनी नहीं थी। फिर साल आया 1908। 21 साल के मिचो ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। उनको अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया था, क्योंकि लूम के अंदर वह तमाम ऐसी कमियां ढूंढ निकाले थे जिसे दूर करके उसकी एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता था, और इसके लिए वह एक लूम फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे। बस मौके की तलाश थी, और वह मौका भी उन्हें जल्दी ही मिल गया जब अगले ही साल उनके पिता ने अपने सिल्क वर्म के फका जिम्मा उन्हें सौंप दिया। मची ने अपने फार्म को ही लूम का वर्कशॉप बना लिया और कुछ ही दिनों में अपनी मां के लिए पैडल से चलने वाला एक लूम तैयार किए। जब गांव के लोगों ने देखा कि उनकी मां उनसे 10 गुना तेजी से कपड़े बना रही है तो सभी लोग इस लूम को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, और धीरे धीरे जब लूम की डिमांड में इजाफा होने लगा तो साल 1909 में मियो ने सुजुकीज के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, अगर आप टोयोटास ने कई इन्वेंशन किए और उनके बनाए हुए लूम मार्केट में काफी पॉपुलर हो गए, लेकिन 1930 का दशक आते आते इस बिजनेस में तेज डाउनफॉल देखने को मिला। मची को लगा कि सिर्फ इस बिजनेस के भरोसे रहना ठीक नहीं, उन्हें और भी फील्ड्स में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करेंगे। इस पर काम करना शुरू किया, और फिर साल आया 1937 जब सुजुकीज को किसी काम में सक्सेस इतनी आसानी से थोड़े ही मिलने वाली थी कार के प्रोडक्शन पर। जैसे ही काम शुरू हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जापानीज गवर्नमेंट का सारा फोकस मिलिट्री प्रोडक्शंस पर शिफ्ट हो गया। उसने हो चुकी थी जिसने मियो को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल पर काम करने का मौका दे दिया। सुजुकीज ने एक मोटराइज्ड साइकिल को लॉन्च किया जिसमें 36 सीसी का एक सिंगल हॉर्स पावर 2 स्ट्रोक इंजन लगा था। लोगों ने इसे खूब पसंद किया
और मयो के इस इन्वेंशन से जापानी गवर्नमेंट इतनी इम्प्रेस हुई कि ऑटोमोबाइल में और रिसर्च के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगी, जिसने सुजुकीज ने अपनी पहली लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट कार सुजुको लॉन्च किया। मयो का बचपन काफी गरीबी में बीता था, इसलिए उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह मिडिल क्लास की जरूरतों के हिसाब से अफोर्डेबल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाने पर जोर दिए, ना कि महंगे और लग्जरी कार्स पर। कहा जाता है कि एक बार ऑफिस विजिट के दौरान मयो सुजुकीज ने देखा कि कई फीमेल एम्प्लॉयज का प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, वह सिर्फ आए हुए गेस्ट को रास्ता दिखाने का काम करती हैं, तो इसे इनएफिशिएंसी मानते हुए उनको प्लास्टिक के डायरेक्शन साइन बोर्ड से रिप्लेस कर दिया। हालांकि यह बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जब किसी कंपनी का मालिक यह सब स्टेप्स लेता है तो उसका एक डीप इम्पैक्ट कंपनी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की सोच पर पड़ता है। और यही आज सुजुकी स्लम वर्क्स का नाम बदलकर सुजुकीज के बाद उनके बेटे सुजो सुजुकीज ने कंपनी की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी ऑटोमोबाइल कंपनी को दुनिया के 190 देशों में पहुंचा दिया। 1980 वह साल था जब सुजुकीज ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की, तो यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। ऐसी कार्स लाने की तैयारी की गई जो सस्ती, भरोसेमंद और हर किसी के बजट में फिट बैठे। फिर जब 1983 में मारुति सुजुकी के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल प्रोडक्शन के चैलेंजेबल इजेशन के बाद दूसरी कंपनियों से बढ़ते कंपटीशन के बावजूद भी रिलायबल, लो कॉस्ट और इजी टू मेंटेन हो, इसके साथ ही बेहतरीन माइलेज और अफोर्डेबल ने सुजुकीज की इंडियन मार्केट में हिस्सेदारी करीब 40 पर है, जो कभी 50 पर से भी ज्यादा हुआ करती थी। और इसकी वजह है कि लोगों में सेफ्टी को लेकर अब ज्यादा अवेयरनेस है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुजुकीज को आज ऑटोमोबाइल का फ्यूचर माना जा रहा है। सुजुकीज कैवन L4V नाम की इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने लाकर सभी को शॉक्ड कर दिया था। और यही नहीं, साल 1979 में ही कि हमेशा सही समय का इंतजार करती है, और अभी उन्होंने वही कर दिखाया है जब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार डी को लॉन्च किया गया है। सुजुकीज ने इंडिया में कदम रखा था तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मारुति सुजुकी। समय बीता, सुजुकीज ने 54.2 का मेजॉरिटी स्टेक अपने नाम कर लिया। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि इंडियन गवर्नमेंट मारुति से पूरी तरह एग्जिट हो चुका है। खैर, अब सुजुकीज एटीवी, मरीन इंजन्स और यहां तक कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर भी बनाती है। और इतना ही नहीं, सुजुकीज के लिए आउटबोर्ड मोटर्स में भी एक लीडिंग प्लेयर हैं। इसके अलावा सुजुकी की टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए मशीनस एंड इंजन्स बनाने में भी काम आती है। तो दोस्तों,